अगला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज टॉर्क। द टॉर्क, अच्छा इसका एक और नाम है यहाँ पे जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ, फिर इसे डिफाइन कर लेते हैं हम, फिर इसको मैथमेटिकली देख लेंगे क्या होता है ये। डेफिनेशन है हमारे पास, द टॉर्क, टॉर्क रिप्रेजेंट, और रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स, कैपेबिलिटी फोर्स चेंज, चेंज रोटेशन, मोशन ऑफ बॉडी, रोटेशनल बॉडी, किसी भी बॉडी के यहाँ पे जो रोटेशन मोशन उसको चेंज करने की जो कैपेबिलिटी होती है फोर्स की, हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टॉर्क। इसको अगर अपन एक एग्जांपल से समझते पहले, जैसे एक हमारे पास रॉड है ना, तो ये पाइवटेड है एट अ पॉइंट, दिस हिंज है यहाँ पे, कहीं जाएगी नहीं, यहाँ से फिक्स्ड है। अब इस रॉड पर अगर फोर्स लगाए जाते हैं, सपोज कि एक फोर्स लग रहा है एकदम सेंटर पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज फोर्स एफ, और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पे लगाया जाता है एकदम कॉर्नर पॉइंट पे। क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि रोटेशन कहाँ पे इजी होने वाला है, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में। तो जब हमने यहाँ पे जो लगाया जा रहा है, अगर दूर लगाते हैं, डिस्टेंस पे लगाते हैं ना पर्टिकुलर, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे यहाँ पे फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा रोटेशन इजी हो जाएगा। टॉर्क को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, तो टॉर्क भी बेसिकली होता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम देखते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क। डायरेक्शन भी हम इसी से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा करके, दैट इज बेसिकली टॉर्क। इसको अब हम डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉर्क अबाउट, एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को निकालना सीख लेते हैं सबसे पहले हम। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट के टर्म्स में अगर अपन इसे देखें, यहाँ से पॉइंट से हम आर डिस्टेंस दूर एक वेक्टर ले लेते हैं, दिस द आर वेक्टर एंड दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं कुछ एंगल पर, विथ दिस दैट इज एंगल थीटा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइनली अगर हमें यहाँ पे टॉर्क निकालना है, ध्यान से देखें हम टॉर्क को कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें लेना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो फोर्स वेक्टर आएगा और जो पोजीशन वेक्टर आएगा, इन दोनों को हमें परपेंडिकुलरली देखना है। तो अगर हम यहाँ पे आर वेक्टर को फोर्स से परपेंडिकुलरली देखें, ये वाला वेक्टर आएगा, एक तो ये आएगा उसी के डायरेक्शन में, एक ये वाला वेक्टर आएगा, नथिंग बट दिस इज आर साइन थीटा। हम टॉर्क को लिख सकते हैं यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू एफ, और आर साइन थीटा इज नथिंग बट दैट इज विद द परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर टू द फोर्स। और या फिर अगर इसे फोर्स के फॉर्म में लिखना चाहे तो फोर्स को भी रिजॉल्व कर सकते थे यहाँ पे हम। फोर्स का एक कंपोनेंट तो यहाँ जाएगा, दूसरा वाला कंपोनेंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, एंड दैट इज लाइक एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर को ना रिजॉल्व करके फोर्स को भी रिजॉल्व करते हैं, तब भी आंसर तो सेम ही रहेगा, है ना? क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा। बस हमें कुल मिला के इतना समझना है कि जब भी हम पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर को देखेंगे तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होंगे, तभी यहाँ पे टॉर्क जनरेट होने वाला। दैट इज विद द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन इज, देख लेते हैं, अ पॉइंट, ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड
विथ इनिशियल स्पीड, विथ इनिशियल स्पीड वेलोसिटी ले लेंगे यहाँ पे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी u विथ मेकिंग एंगल थीटा, विथ एंगल थीटा, विथ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिख लेते हैं, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सिस में करना क्या नेक्स्ट, कैलकुलेट फाइंड टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर टाइम, टाइम विच इज लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से लेस देन किसी टाइम के लिए हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले एक बार बना लेते हैं हम क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें बेसिकली। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमें दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक पार्टिकल को या पॉइंट को प्रोजेक्टेड करा जाता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही परफॉर्म करेगा फाइनली। ये एक्सिस, एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ से इसे प्रोजेक्टेड करा गया है, इनिशियल स्पीड दी हुई है u, ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ दैट इज थीटा। अब टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल से पहले कोई टाइम हमें लेना है, लेट से हम मान लेते हैं कोई टी टाइम है, ये लिख सकते हैं अपन स्मॉल टी, तो पार्टिकल का पोजीशन कुछ यहाँ पर होगी। अब इस पोजीशन को अगर अपन थोड़ा एनालाइज करें यहाँ पे, के लिए जो पोजीशन वेक्टर आएगा ऐसा आने वाला है यहाँ पर, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर होगा। नेक्स्ट हमें तो टॉर्क निकालना है अबाउट दिस पॉइंट। टॉर्क कौन सा फोर्स यहाँ पे जनरेट करेगा, तो एक ही फोर्स यहाँ पे लग रहा है दैट इज बाय ग्रेविटी। तो अगर अपन लिखना चाहें दैट इज एम जी, जो कि डाउनवर्ड लगेगा। इस फोर्स की वजह से यहाँ पे टॉर्क जनरेट होने वाला है बेसिकली। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमें टॉर्क लिखना है तो हमें लेना होगा परपेंडिकुलर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे हम। तो किसको यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर में ले लें, अगर फोर्स को भी रिजोल्व कर सकते हैं और इस पोजीशन वेक्टर को भी रिजोल्व कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर को अगर हम इस एक्सिस पे ऐसे रिजोल्व करते हैं इट इज लाइक दिस कि अपन ऐसा लिख दें, ये आ जाएगा अपने पास हॉरिजॉन्टल में पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एम जी, ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है अब इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, तो ये कुछ नहीं है, ये एक्स में डिस्प्लेसमेंट है सिंपली, एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज कॉस थीटा इन टी, और ये तो अपने पास फोर्स है ही, तो फाइनली हम यहाँ पे आंसर को किस तरह से निकाल पाएंगे, टॉर्क इक्वल टू कॉस थीटा इन एम जी। अच्छा यहाँ पे टी भी आएगा तो यहाँ लिख देता हूँ कि टॉर्क आ चुका है अपने पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू एम जी इंटू टी। अब इसकी डायरेक्शन की भी अगर अपन बात करें यहाँ पे, है ना, तो ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, ऐसा लिख लेते हैं हम, और ये फोर्स वेक्टर। करना क्या है, हमें आर क्रॉस एफ करना है, मतलब आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर्स को लेकर आना है, ठीक है। तो जब हम आर से एफ की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को लाएंगे तो जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल बी लाइक इनसाइड टू द प्लेन। तो ये इनसाइड टू द प्लेन, अगर इसको एक्स मान रहे हैं इसको वाई एक्सिस मान रहे हैं, तो इनसाइड टू द प्लेन मतलब वो जाएगा माइनस ऑफ जेड एक्सिस की तरफ। तो माइनस ऑफ के से हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द डायरेक्शन वाइज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द, ठीक है, अपने पास टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा था, अब हम देखेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस के अबाउट अब हम यहाँ पे टॉर्क निकालना सीख के बना लेते हैं हम। मान लेते हैं ये कोई एक्सिस है,
गेट को हम यहाँ पे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। मान लेते हैं ये गेट है एक, ये वो एक्सिस है, अबाउट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसको अपन ध्यान से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं यहाँ, पोजीशन वेक्टर भी यहाँ है, फोर्स भी सेम ही डायरेक्शन में से रिजॉल्व भी नहीं कर सकते, टॉर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, मतलब यहाँ पे कहीं लगा दें, तब टॉर्क आएगा क्या? तब भी टॉर्क नहीं आएगा, तो टॉर्क इस वाले केस में भी कितना आएगा? 0। तो अगर हम कहीं पे भी फोर्स लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, कहीं भी फोर्स लगा दें, हर केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे? 0। तो ऑल द कंडीशन टॉर्क इन ऑल दिस फोर्सेस, द कंडीशंस आने वाला है यहाँ पे 0। बेसिकली हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये जो पोजीशन वेक्टर है और ये जो फोर्स वेक्टर है, अगर ये सेम प्लेन में होंगे तो यहाँ पे जो टॉर्क है हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे हम, लिखेंगे हम करते हुए दैट द इफेक्ट टॉर्क, दैट द इफेक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर शुड नॉट लाई सेम प्लेन। एक प्लेन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज तो हम परपेंडिकुलरली किसी एक्सिस पे लगाते हैं, इस आउटवर्ड एक्सिस या इनसाइड एक्सिस, तब उस केस में यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा, तब उसकी वैल्यू यहाँ पे टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 होगी। ये बात हमें यहाँ पे समझ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं फोर्स कपल, उसे समझ लेते हैं पहले। व्हाट इज द फोर्स कपल? हम कपल, कपल को यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है ये। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक रॉड की बात करते हैं, ये हमारे पास एक रॉड है, पे फोर्सेस लगा देते हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है। अगर हम अब यहाँ पे डिस्कशन करें अबाउट द नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स जो लग रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन के, बट यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, तो टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 होगा इसके लिए। टॉर्क की वैल्यू निकालना सीखते हैं हम, कितनी आएगी बाय द फोर्स कपल। एक एग्जांपल एनालाइज करते हैं हम। रॉड है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल में इसको ले लेते हैं हम, ऐसे ही ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट से एक्स। यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है, यहाँ की डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज वाई। लिख लेते हैं अच्छे से पहले अपन, ये वाली डिस्टेंस दी हुई है वाई, ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास एक्स दिख रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है एफ, और यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है एफ। इसी पे एक पॉइंट है हमारे पास बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ए एंड अबाउट पॉइंट बी, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम निकाल सकते हैं। पहले अगर हम यहाँ पे टॉर्क निकालते हैं बाय दिस कपल फोर्स अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे देख लेते हैं अपन। का मैग्नीट्यूड ही हम यहाँ पे निकालेंगे, डायरेक्शन तो हम इजीली यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए यहाँ पे निकालें अगर हम, तो कितना आ जाएगा? दैट इज बी द डिस्टेंस, दैट इज एक्स, और कितना लग रहा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि फोर्स जो लग रहा है इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा, तब वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव। अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करवाता तो वैल्यू कितनी रखते हैं हम? पॉजिटिव। ये जाएगा एंटी क्लॉक वाइज, मतलब माइनस एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पे हम, प्लस
ये वाला करवाएगा क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एफ। निकालेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज एफ वाई के बराबर, दैट इज विद द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। क्लियरली अगर अपन पॉइंट बी के अबाउट भी निकालते हैं टॉर्क, वो भी सेम ही रहेगा। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखें तो कोई पोजीशन वेक्टर की वैल्यू नहीं है, मतलब वो जीरो ही है और रीजन पर ही है ना। यहाँ तो आ जाएगा जीरो, तो जो भी आएगा वो इसकी वजह से ही आएगा, एंड दैट इज ऑल्सो एफ इंटू वाई। दिख रहा है कि टॉर्क अगर हम किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो सेम ही, दैट इज विद द की पॉइंट अबाउट द फोर्स कपल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो देख लेते हैं हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है बेसिकली, अगर अपन यहाँ पे लाइक एक रॉड है हमारे पास, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स यहाँ लग रहा है एफ, और फोर्स लग रहा है यहाँ पर एफ, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर एफ, कई सारे यहाँ पे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या बताता है, जैसे अगर अपन किसी बॉडी की बात करें है ना, तो कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से टॉर्क भी होगा। बट हमें इस पूरी बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे हम इन फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो सिर्फ ट्रांजिशन के लिए आए, तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जितने भी यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से सिर्फ ट्रांसवर्सल मोशन यहाँ पर आए, ट्रांसलेशनल मोशन आए, ये जो अपने पास रोटेशन कितना हो जाए वहाँ पे जीरो, टॉर्क की वैल्यू जीरो, बस इतना बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे सिंपली, द पॉइंट पॉइंट एट विच वी कैन कैन फाइंड द नेट टॉर्क 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 अबाउट टॉर्क बाय ऑल द फोर्सेस द जीरो, ओनली ट्रांसलेशनल इफेक्ट मोशन, सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा, बाकी टॉर्क कितना हो जाएगा वहां पे जीरो। अब इस पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन बनाते हुए उसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं हम। एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रॉड दी हुई है, बना लेते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे इसकी लेंथ हम मान लेते हैं लेट से 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मतलब 1 मीटर के बराबर। यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, ये लगाते हैं 30 न्यूटन का। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि इस रोड पे कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर हम नेट टॉर्क को क्या कर सकते हैं, जीरो। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेते हैं लेट से 10 सेंटीमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये वाली है 10 सेंटीमीटर। फाइनली अगर अपन यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कहते हैं सपोज करते हैं अपन यहाँ पे कि जो पॉइंट है हमारे पास एक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस है ना, यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर कोई होगा लाइक दिस, यहाँ पे टॉर्क कितना आने वाला है, जीरो। पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बस जीरो करेंगे हम यहाँ पे, और उसकी निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर अपन इस पॉइंट को नाम देते हैं, लेट्स से इट इज द पॉइंट ई, टॉर्क अबाउट पॉइंट ई कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से है ना, फर्स्ट वाला फोर्स कहाँ जा रहा है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 10। एक्स से देखेंगे अपन, तो यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस, देखिए एक्स माइनस 10,
अच्छा, मोशन कैसा करवाना चाहता है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, नेगेटिव, और क्लॉकवाइज को क्या देखेंगे हम, पॉजिटिव। मोशन तो होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस वैल्यू को हम ले सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव। हो जाएगा माइनस, कितना लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस 10 इंटू फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन, प्लस ये वाला कैसा करवाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कैसे लिख सकते हैं कि वैल्यू को अगर अपन देखें यहाँ से कहीं एक होगा हमारे यहाँ पे वो लग रहा है, तो लिख सकते हैं हम x-30 हो जाएगा ये, है ना, x 30, फोर्स कितना लग रहा है F, ये टॉर्क कितना आने वाला है 0। सॉल्व करेंगे इसे हम, फाइनली क्या जाएगा, -20x, प्लस हो जाएगा हमारे पास 200, क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये फोर्स की वैल्यू दी हुई है 30, है ना, तो यहाँ पे इसको बस पुट कर देते हैं, 30 है हमारे पास। 30 को जब यहाँ पे करेंगे तो 30x आ जाएगा, -30 इंटू 30 कितना, 900, 0। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आएगा 10x -700 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कहीं एक पॉइंट होगा, जिसकी वजह से टोटल टॉर्क कितना आ रहा होगा, 0। दैट इज विद द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज के फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनता है, सेम मेथड लगा के हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगला आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अबाउट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कहते हैं क्या है हमारे पास टॉपिक, रोटेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं क्या है ये, इक्विलिब्रियम, है ना। अब जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल इक्विलिब्रियम की, है ना, लीनियर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम, तो ऐसे देखा था, पहला था हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या लीनियर इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल 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 इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, अगर हमारे सिस्टम पे एफ नेट फोर्स जो होता है ना, जीरो हो जाए, एफ नेट अगर जीरो मतलब हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो बात करें हम नेट टॉर्क की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे सिंपल है, अगर नेट टॉर्क सिस्टम पे कितनी आ जाए, 0, केस को हम बोलेंगे यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर एफ नेट की वैल्यू 0 है, तब भी उस केस में रोटेशन कर सकता है, जो अभी हमने देखा भी था कपल फोर्स के केस में। यहाँ पे ये कि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए तो नेट टॉर्क कितना रखना है, 0। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो हमें दोनों को यहाँ पे 0 मान के चलना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें यहाँ पे, का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एफ नेट आता है, दैट शुड बी इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे जो टॉर्क होगा ये भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे 0। नेट टॉर्क की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। इज द कंडीशन फॉर द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, सिर्फ इक्विलिब्रियम बोला है, तो हम दोनों इक्विलिब्रियम को यहाँ पे कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो क्लियर होगा हमें concept। एक क्वेश्चन है हमारे सामने एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपली मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पे दो रॉडें लगी हुई हैं, पे दो रॉडें नहीं, सॉरी, दो स्ट्रिंग्स हैं, लाइक दिस। यहाँ पे एक इनसे रॉड कनेक्टेड है, रॉड कनेक्टेड है, एकदम यूनिफॉर्म रॉड है ये, इसका मास का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
की लेंथ है यहाँ पे एल, मास है एम। क्या बोला गया है, इसका सेम मास, मतलब यहाँ से अगर हम लेंथ देखें दैट इज L/4 लेंथ। यहाँ पे सेम अमाउंट का, जितना इस रॉड का मास है उस सेम अमाउंट का मास यहाँ पे रखा हुआ है। और सिस्टम हमें दे दिया है, सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। है ना, इक्वेशन नहीं है इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, ये मैं EQ से लिख रहा हूँ। दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे नेट टॉर्क और नेट फोर्स सब कितना है, जीरो। नेट टॉर्क एंड एफ नेट आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा जीरो। दोनों को जीरो लेते हुए चलना है। इस केस के लिए हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड टेंशन T1 एंड टेंशन T2 द स्ट्रिंग्स। तो ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ लग रही होगी T1, लग रही होगी यहाँ पे T2। दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है? कैसे अप्रोच कर सकते हैं कुछ यहाँ पे अपन देखते हैं। इसके लिए समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो इस पूरी रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे ये दी हुई है कंडीशन है, यूनिफॉर्म रॉड एकदम फॉर्म है, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर सेंटर ऑफ पॉइंट के टर्म्स में समझे, अगर इक्वली यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, मतलब मिड पॉइंट पर होगा, L/2 डिस्टेंस पर, है ना। अब यहाँ पे अगर अपन FBD बना करके समझे तो फोर्स से लग रहे हैं, टेंशन T1 एंड T2 तो ऊपर लग रही है, इसकी वजह से फोर्स लग रहा हुआ mg नीचे की तरफ, इस वाले मास की वजह से भी लग रहा हुआ mg नीचे की तरफ। अगर अपन इक्वेशन बनाए तो T1 प्लस T2 के बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ mg के बराबर। ये बनेगी पहली इक्वेशन। अब हम यहाँ पे टॉर्क के फॉर्म में क्योंकि नेट टॉर्क तो हमें जीरो दिया हुआ है, तो इनमें से किसी भी पॉइंट, लेट से दिस इज द पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हम यहाँ पे टॉर्क को जीरो करके यहाँ पे फाइनली टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, नेट टॉर्क है ये पूरा अबाउट पॉइंट ए। ये कितना ले सकते हैं अपन यहाँ पे, जीरो। निकाल लेते हैं हम यहाँ से, कितना आ जाएगा हमें, वाली टेंशन की वजह से तो कितना आएगा, जीरो प्लस। अब इस वाले की देखें, अगर ये वाले फोर्स ये mg मुझे नीचे की तरफ लग रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, वजह से टॉर्क कितना आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। हम माइनस से लिख सकते हैं। फोर्स कितना लग रहा है mg, और डिस्टेंस कितना है L/4, mg L/4 ये नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट ये वाले की बात करें अपन, तो ये भी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कराएगा, तो लिख सकते हैं -mg आ जाएगा L/2। ये टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कराएगा, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो लिख सकते हैं पॉजिटिव। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी T2 और लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे L, दैट इज इक्वल टू ऑल जीरो। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 1 एंड 2 को सॉल्व करके यहाँ पे फाइनली हम आंसर निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे सिंपली अपन, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ भेजेंगे और फाइनली एल से एल कट जाएगा। एस को लिख लेता हूँ लाइक एल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, mg। L को भी अगर अपन कॉमन ले लें यहाँ से, सर बचेगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/2, पॉजिटिव होगा उस साइड जा करके, तो एल से एल कट जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, दैट इज 3/4, है ना, प्लस सॉल्व कर लेंगे इजीली हम, +4 दैट इज 6/4। सॉल्व कर लेते हैं पहले, लेते हैं एलसीएम, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, 1 प्लस 3/4 mg आ जाएगा, है ना। टेंशन T2 की वैल्यू आएगी 3/4 m/g, दैट इज द टेंशन T2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख करके हम फाइनली T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो जस्ट यहाँ से माइनस कर देंगे, mg कॉमन आ जाएगा 2 माइनस 3/4, सॉल्व कर देंगे यहाँ पे फाइनली, तो ये आ जाएगा अपने पास 8 - 5/4 ऑफ mg के बराबर। ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास T1 एंड T2 की। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, आंसर समझेंगे हम। क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे एक, हमारे पास सिस्टम है, रॉड टिका हुआ है, ऐसा कुछ सिस्टम है। पर एक रॉड तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन दिया हुआ है, दिख भी रहा होगा रॉड जैसा, ज़्यादा डार्क होगा जाएंगे हम। एकदम यूनिफॉर्म है ये, डायग्राम पे नहीं जाना है हमें, बट इट्स अ यूनिफॉर्म रोड। ये हमारे पास ऐसा कुछ system दिया हुआ है, इसको तो मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। अपने पास ये रॉड रखा हुआ है। फाइनली हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, ये जो रॉड है, की लेंथ दी हुई है एल, के मास दिया हुआ है एम, एंड इट्स ए यूनिफॉर्म, इसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ। ये वाला जो सरफेस है, ये वाला यहाँ से, ये स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया यहाँ पे, म्यू, दैट इज नथिंग बट दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑफ फ्रिक्शन। अब बोला क्या है हमसे फाइनली यहाँ पर, ये सिस्टम हमें दे दिया, बोल सिस्टम, ये अपन लिख लेते हैं। तो बोला गया है यहाँ पे, इस तरह से लिख देता हूँ कि मैंने बहुत ब्रेक करके क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम के फॉर्म में दिया हुआ है। फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट नॉर्मल एट पॉइंट ए एंड द पॉइंट ए, नॉर्मल एट पॉइंट, नॉर्मल एट पॉइंट ए, नॉर्मल एट पॉइंट बी, एंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, तीनों चीजें हमें यहाँ पे निकालना है। सिस्टम हमें दे दिया इक्विलिब्रियम में, और नॉर्मल बाय ए, नॉर्मल बाय बी, एंड द फ्रिक्शन फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ये तो स्मूथ है, जब ये रॉड इधर टेंडेंसी रखेगी मोशन यहाँ लगेगा। अब इसका एफबीडी अगर बना करके देखें तो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ, नॉर्मल बाय पॉइंट ए कितनी लगने वाली है? ऊपर की तरफ, दैट इज द बाय ए, तो ये आ जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू, पॉइंट ए पे लग रहा है तो एफ ऑफ ए से लिख देते हैं अपन। इस रॉड का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसको हम सेंटर पे मानते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल, वो कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड, इट इज एम जी। नॉर्मल एट पॉइंट बी कहाँ लगेगा, वो इस एक्सिस पे लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ, इट इज नॉट एट पॉइंट। अब देखो ये ऑलरेडी हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस पे फोर्स, तो इसको फाइनली सिस्टम हमें जब इक्विलिब्रियम पे दिया है, फोर्सेस को इक्विलेट कर सकते हैं यहाँ। तो इक्वेशन क्या क्या बना सकते हैं, दैट इज नॉर्मल बाय ए, ठीक, इसके बराबर आ जाएगा, इसको कर रहा है एम जी की वैल्यू, तो यहाँ पे आ गई नॉर्मल बाय ए की, है ना, एम जी के फॉर्म में। एंड नॉर्मल बी कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन बाय ए, इनकी वैल्यू निकालनी है बस हमें, यहाँ सॉल्व कर देंगे फाइनली अपन। टॉर्क निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला, मतलब टॉर्क इक्वल टू क्या कर देंगे हम, जीरो, किस पॉइंट के अबाउट, एनी पॉइंट के अबाउट। अब हमें पॉइंट चुनना है, अगर हम इस पॉइंट चुनते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, देखो दो दो फोर्सेस जा रही हैं इसी पॉइंट से, दोनों की वजह से हमारे पास टॉर्क कितना आ जाएगा, जीरो। तब इससे और इसकी वजह से निकालना है, बेसिकली कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना। बोल तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते थे, बट हम यहाँ पे पॉइंट ए को पिक कर रहे हैं, रीजन है उसका, दोनों फोर्स आएगी, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए आ जाएगा, एन ऑफ ए और एन ऑफ फ्रिक्शन की वजह से तो कितना आ गया, जीरो प्लस जीरो। अब इसकी वजह से देख लेते हैं यहाँ पर,
फाइनली ग्रेविटी एंड नॉर्मल ऑफ बी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से कितना लगेगा mg, बट हमें पता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है आएगा और ये जो mg फोर्स आएगा ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमें इस लेंथ का परपेंडिकुलर वेक्टर लेना पड़ेगा एंड दैट इज नथिंग बट l/2 cos थीटा। और ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट कराने की कोशिश। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, ये कहाँ लगेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाला है जब हम ये वाला कंपोनेंट हमें माइनस लेना होगा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट इसे क्लॉकवाइज ही नीचे जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज करवाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, है ना। तो हमें पॉजिटिव लेना होगा mg वाले कंपोनेंट की वजह से। ये पॉजिटिवली कितना आ जाएगा हमारे पास, mg इंटू l/2 cos थीटा बाई 2 cos आ जाएगा फिर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा तो ये माइनस लिख। फोर्स कितना लग रहा है एनबी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, क्या लग रहा है, हमें कंपोनेंट लेना होगा वर्टिकल वाला, मतलब ये वाला, क्या आ जाएगा एल साइन थीटा। टू कर देंगे यहाँ पे जीरो के, सॉल्व कर लेंगे फाइनली, यहाँ से हम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो ये एल से एल कट जाएगा यहाँ पे, ये एम जी कॉस नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। एन को मैंने यहाँ पे धकेल दिया है, डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज विद द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट बी। यही नॉर्मल किसके बराबर है, यहाँ पे इक्वेशन में देखा था, ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर इक्वेशन बनाई हुई है ये मेरे पास, ये रही हमारी इक्वेशन एट बी एंड दैट इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। मतलब हमारे पास ये जो एन ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई थी, एन बी की वैल्यू किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, दैट इज सेम, दैट इज एम जी कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट हम आगे फोर्सेस बाय ऑल द काइंड ऑफ सिस्टम हम यहाँ पे समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।